to my channel Commerce Made Fun. आज we will be talking about FAOL के बाकी principles. बाकी क्यों कह रही हूँ मैं? Because we had already talked about CORA is used के COR. That is CORA is used क्या है? Okay, for everyone who is new here, kindly go through the previous recording. उसके अंदर हमने we have talked about centralization, decentralization, order and remuneration of employees. Also सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो क्योंकि आगे और वीडियोस आने वाली हैं। तो आज का एजेंडा इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट होता हुआ। ना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स सेपरेटली। अथॉरिटी का मतलब होता है द लीगल राइट टू गिव ऑर्डर्स टू समवन एंड एक्सपेक्ट एग्जैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम देम। ध्यान से सुनना, लीगल राइट टू गिव ऑर्डर्स टू समवन एंड एक्सपेक्ट एग्जैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम देम, मतलब एक राइट मिलना कि हम किसी को कोई काम बोले और वो सामने वाला उस काम को कंप्लीट करके हमें प्रोवाइड करे। नाउ इसके अंदर अथॉरिटी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स भी आती है और अथॉरिटी के अंदर हमारी एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड चीज आती है जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस? अगर किसी ने आपको कोई काम दिया तो उसने क्या एक्सरसाइज किया? उसने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करी। दैट पर्सन हैज अ लीगल राइट टू गिव यू ऑर्डर्स एंड टू एक्सपेक्ट कि आप वो काम करोगे। नाउ आपकी ऑब्लिगेशन या आपकी ड्यूटी बन गई कि आप वो काम करके उन्हें वापस दो, उनको रिपोर्ट करो। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब हमें यहाँ पर हो गए क्लियर। इसको और क्लियर समझने के लिए लेट अस से कि हमने आपकी एक टीचर ने, स्कूल की टीचर ने आपको बोला कि बेटा जाके स्टाफ रूम से मेरे ड्रॉअर के अंदर से मेरी एक बुक पड़ी हुई है वो ले आओ। नाउ ऐसे केस में शी हैज एक्सरसाइज्ड हर अथॉरिटी ओवर यू एंड शी हैज गिवन यू अ सर्टेन परमिशन। ऑन द अदर हैंड आपकी क्या जनरेट हो गई? अब आपकी जनरेट हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे जाकर वो बुक लेकर आनी है और मैम को देनी है। ठीक है ना? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये जो दो वर्ड्स है इनको फेओल ने एज अ प्रिंसिपल क्यों बनाया? प्रिंसिपल में फेओल ने ये बोला है दैट अथॉरिटी ग्रांटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम्ड शुड बी इन बैलेंस विद ईच अदर। बैलेंस का क्या मतलब है बेटा? अभी जो एग्जाम्पल दिया, आपको बोला गया जाके बुक ले आओ। बुक पड़ी है ड्रॉअर में, ड्रॉअर है लॉक्ड, लॉक की है की मैम ने दी नहीं, बुक ला पाओगे? नो। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे अथॉरिटी ग्रांटेड कम है, परमिशन तुम्हें कम दी गई, तुम्हें चाबी के राइट नहीं दिया गया, लेकिन तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा एक्सपेक्ट कर ली गई। तो ऐसे केस में व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग द बुक एंड वी विल से सबऑर्डिनेट अपना काम नहीं कर पाया, यानी इनइफेक्टिवनेस ऑफ सबऑर्डिनेट हो गई। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी टीचर आपको एक अपनी डुप्लीकेट की दे दे, बुक लेकर आनी है, ये लो मेरी ड्रॉअर की चाबी, और तुम्हें रखने के लिए दे दे, अब कुछ तो होगे जो कि बड़े ध्यान से उस चीज को यूज करोगे, लेकिन कुछ मिसयूज भी कर सकते हो। राइट? मिसयूज तो हो सकता है, सारे पेपर वेपर उसी ड्रॉअर के अंदर पड़े हैं। सो द प्रॉब्लम इज फेओल ने बोला यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी ज्यादा दे दोगे देन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उससे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दोगे देन अथॉरिटी तो ऐसे केस में सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पाएगा, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। करना क्या है? There has to be a fair balance between authority and responsibility. In this scenario, अगर आपके टीचर ने बोला था ड्रॉअर में से बुक ले आओ, तो she should have given you the key to the drawer so that you go there, you open the drawer, you get the book and you bring it back. And with the book, वो की वापस भी ले लेनी चाहिए थी। That is what is the meaning of authority and responsibility being in balance. का इतनी अथॉरिटी दो जो काम पूरा कर लिया जाए, कर पाए हम, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी ज्यादा भी ना हो जिसका मिसयूज करा जा सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग न्यू स्टेप फॉरवर्ड, ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी, ट्राइंग समथिंग न्यू। तो इनिशिएटिव के प्रिंसिपल में हेनरी फेओल ने ये बोला all employees in the organization should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements in the organization। इसका मतलब क्या?
एम्प्लॉयज बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन सारे एम्प्लॉयज टॉप लेवल पे तो नहीं बैठे होते, प्लानिंग के अंदर तो नहीं इन्वॉल्व होते। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज के अंदर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। जॉब पोजीशन किसी भी टाइम की हो, चाहे कोई बिल्कुल लोअर लेवल जॉब पे बैठा हो, लेकिन क्रिएटिविटी तो उसमें भी हो सकती है, टैलेंट तो उसमें भी हो सकता है, नया आइडिया तो वो भी जनरेट कर सकता है। तो फेओल ने ये बोला कि अगर आपके सबॉर्डिनेट्स कोई न्यू आइडियाज लाते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड करो, उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो, उनको ये दिखाओ कि यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन वी आर नॉट सेइंग कि जो जो आइडिया ले आया सब इम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन डिस्कस तो कर सकते हैं। कोई भी इंसान कोई आइडिया लेकर आ रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, तो सीधे उसे शट ऑफ कर दोगे, नहीं नहीं तुम्हारे आइडिया की हमें जरूरत नहीं है, तो कैसा लगेगा उन्हें? दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, दे विल फील दैट वी आर नॉट वांटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें तो यहाँ स्लेव माना जा रहा है। यहीं पे अगर उनको बोलोगे कि लेट अस ट्राई, लेट अस थिंक अबाउट इट, उस सजेशन को एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो, डिस्कस करो, और अगर लगता है वायबल है तो उसको अप्लाई करके देख लो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो आइडिया कोई बेटर प्रॉफिट्स ले आया तो फायदा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होगा ना, थोड़ा बोनस हम उनको भी दे सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। एक फ्लोरिस्ट की शॉप है, उसके अंदर एक स्टेगनेंट अमाउंट ऑफ बुकेज एंड फ्लावर बास्केट्स वो रेगुलरली बनाते हैं। नाउ एक नया रिक्रूट आया, एक न्यू एम्प्लॉय है, ज्यादा एज का भी नहीं है, छोटा सा 18-19 ईयर्स का बच्चा है। नाउ दैट पर्सन ब्रिंग्स अबाउट सम न्यू आइडियाज टू द शॉप ओनर। वो कहता है कि मेरे पास में ना एक न्यू बास्केट का आइडिया है, उसमें हम ऐसे ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी लगेगी। एक ऑप्शन तो है शॉप ओनर बोले मैं इतने टाइम से दुकान चला रहा हूँ, तुम आए हो आज के, तो मुझे सिखाओगे कैसे बास्केट बनानी है? अपने काम से काम रखो। अब ऐसे केस में ये एम्प्लॉय कैसा फील करेगा? डिमोटिवेटेड। इसको बहुत बुरा भी लगेगा, इसको ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा मेरी तो कोई से ही नहीं है, और मुझ इंसल्टेड भी फील होगा। यहीं पर अगर वो शॉप ओनर इसको कहता है कि देखो अगर तुम्हें सच्ची लग रहा है कि ये अच्छे लगेंगे, तो एक काम करते हैं ट्रायल करके देख लेते हैं, 4-5 पीस बना लो अपनी वाली बास्केट के, और देखते हैं कि लोगों का क्या फीडबैक आता है उसपे। अगर तो फीडबैक अच्छा आया तो हम उन्हें बनाना शुरू कर देंगे, और अगर नहीं आया तो फिर आप कुछ और नया सोचना। अब ऐसे केस में एम्प्लॉय को क्या लगा? उसको बड़ी खुशी होगी, हाँ मेरा आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। वो अपनी फुल एबिलिटी से उस बुके को, उस बास्केट को बनाकर रेडी करेगा। अगर वो बास्केट्स अच्छी लगी लोगों को, तो प्रॉफिट किसका बनेगा? उस शॉप ओनर का। लेट्स से आए लोग आके पूछ रहे वो कल आपने बास्केट लगाई थी वो बहुत अच्छी थी, somebody gave माय फ्रेंड, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे भी वही सेम चाहिए। अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो शॉप की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब उस एम्प्लॉय को भी हम लोग कुछ बोनस दे सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं। और अगर नहीं भी चली तो एटलीस्ट हमने उस एम्प्लॉय को एक चांस तो दिया। अब हम उसको बोल सकते हैं कोई बात नहीं, ये वाली इतना लोगों ने नहीं पसंद की, तो और ट्राई करो, कुछ और नया डेवलप करो। इससे एटलीस्ट दे विल फील loyal to the organization, they will feel that the organization values them. Okay, then is subordination of individual interest to general interest. Individual interest मतलब हमारा पर्सनल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब सबका भला। तो ये तो बचपन से सिखाते आ रहे हैं पेरेंट्स आपको, सेल्फिश नहीं होना, सबके बारे में सोच के चलो। अब घर में तुम्हारे कजन्स आए हुए हैं और थोड़ी सी आइसक्रीम पड़ी हुई है, आप एक बाउल में डाल के खा जाओगे तो गलत बात हो जाएगी ना, सबके साथ शेयर करनी पड़ेगी, सबका सोचना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक मैनेजरियल पोस्ट पे जो इंसान है उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग की पावर है। इट इज नॉर्मल कि आप उस पावर को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करने की ट्राई करना शुरू कर दो। बट फेयोल सेज दैट if you are in power you should use that power for the interest of the organization as a whole, not for your individual interests. इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप एक प्रोडक्शन मैनेजर हो, आपके सामने दो सप्लायर है रॉ मटेरियल के, एक है ए एक है बी। ए आपको रॉ मटेरियल दे रहा है एट 50 रुपीज अ केजी, एंड बी आपको रॉ मटेरियल दे रहा है एट 60 रुपीज अ केजी। ऑल्सो ए की जो क्वालिटी है वो बेटर है देन बी।
ना इसको देख के किस लॉजिकली स्पीकिंग किससे रॉ मटेरियल लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा एज द ऑर्गेनाइजेशन? ए से। क्यों? क्योंकि ए का चीपर भी है तो एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और उसकी क्वालिटी भी है ज्यादा अच्छी है, तो हमारा प्रोडक्ट भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बनेगा। लेकिन अब कैच ये है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर हो यानी आप इन दिस केस, बी आपका रियल ब्रदर है। अब आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पर? तो हो गया, आपको तो लगेगा मैं अपने भाई को ऑर्डर दिलवा दूं, आप तो चाहोगे मैं बी से सामान खरीद लूं। लेकिन अगर आप बी से सामान खरीदते हो तो इन दिस केस यू आर पुटिंग योर इंटरेस्ट ओवर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? दिस इज व्हाट फेल सेज हैज टू बी अवॉइडेड। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट मैनेजर का एक डायरेक्शन में जा रहा है और जनरल यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट दूसरी तरफ जा रहा है, तो मैनेजर को अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना पड़ेगा, सबऑर्डिनेशन में रखना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना पड़ेगा। यानी यू विल डू व्हाट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट फॉर यू। यहाँ पे नॉट टू से कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट हम फॉलो ही नहीं कर सकते। व्हाट इफ ए होता ब्रदर, तब तो कोई परेशानी ही नहीं थी ना। आपका पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब क्लैश हो रहा है। जब क्लैश हो रहा है तो यू हैव टू गो फॉर द organizational interest and forego your own personal interest. Then we come to unity of command. Unity का मतलब होता है एक, सिंगल। ऑफ कमांड, कमांड देने का मतलब होता है ऑर्डर देना। यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट हर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स एक ही सुपीरियर देगा और हर सबऑर्डिनेट जो रिपोर्ट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करेगा, वो भी उस एक ही सुपीरियर की तरफ करेगा। इसको समझने के लिए लेट अस थिंक अबाउट कि व्हाट वुड हैपन अगर एक इंसान को, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ सेल्स पर्सन। एक सेल्स पर्सन है, उस सेल्स पर्सन को एक तरफ से आपका जो मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर आके उसको बोलता है कि देखो ये सेल्स होनी बहुत जरूरी है। जिस क्लाइंट से आप मीटिंग करने जा रहे हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड आपको डील किसी भी हालत में फिक्स करके आनी है। आपको जितना डिस्काउंट देना पड़े आप दे दो। आपको अगर 25% तक का भी डिस्काउंट देना है तो आप दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डील फिक्स करके आना। दूसरी तरफ से हमारा फाइनेंस मैनेजर इसको जाते जाते मीटिंग के लिए मिलता है और इसको कहता है अच्छा तुम उस क्लाइंट की मीटिंग के लिए जा रहे हो, एक बात ध्यान रखना, ऑलरेडी हमने प्राइस उनको कम दी हुई है, तो इन अंडर नो सरकमस्टेंस आप 10% से ऊपर डिस्काउंट नहीं देना। अब यहाँ पर ये सेल्स पर्सन कंफ्यूज्ड माइंडसेट से गया उस मीटिंग में। उसने मीटिंग में अपना सारा काम, जो भी अपनी नेगोशिएशन थी, प्रेजेंटेशन थी, सब कुछ किया। अब वो क्लाइंट कह रहा है मुझे 15% डिस्काउंट चाहिए, तो आई एम रेडी टू साइन द डील नाउ। क्या करेगा ये बेचारा? अगर ये पर्सन 15% डिस्काउंट दे देता है और डील फिक्स कर देता है तो मार्केटिंग मैनेजर तो इसको पैट ऑन द बैक करेगा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम सेल करके आए हो। लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंस मैनेजर कहेगा तुमने मुझे मेरे ऑर्डर को वायलेट कैसे कर दिया? मैंने कहा था 10% से ऊपर डिस्काउंट नहीं देना, तुम 15% कैसे दे आए हो? अब अगर ये कहे नहीं 15% नहीं हो सकता डिस्काउंट, 10 से ऊपर नहीं कर सकता मैं डिस्काउंट, और वापस आ जाए, डील ना फिक्स करे, मार्केटिंग मैनेजर कहेगा मैंने तुम्हें में बोला था ना 25% तक दे दो, लेकिन डील फिक्स करके आना। जब 15 मांग रहे थे तो तुमने डील क्यों नहीं फिक्स करी? फाइनेंस मैनेजर कहेगा हाँ नहीं ठीक किया, 10 से ऊपर नहीं देना था। इन एनी वे दिस सेल्स पर्सन इज डूम्ड। इसको पता है मैं दोनों में से एक से तो मैंने सुनना ही सुनना है, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं कुछ भी करूं, मैं दोनों को प्लीज नहीं कर सकता। ऐसे सिचुएशन में सोचो उस बेचारे इंसान के बारे में, वो तो दुखी रहेगा ना। उसको पता है वो कि दोनों में से एक से तो डांट खाएगा ही खाएगा। तो द पॉइंट इज ऐसे में क्या करेगा सेल्स पर्सन? दूसरी जॉब ही ढूंढ रहा होगा बेचारा। फेयोल ने बोला ऐसी सिचुएशन ही नहीं होनी चाहिए। सेल्स पर्सन है,
उसके लिए आपने असाइन करना। अगर आपने बोला ये मार्केटिंग मैनेजर के अंडर काम कर रहा है, ये मार्केटिंग मैनेजर का सबऑर्डिनेट है, इसका सुपीरियर मार्केटिंग मैनेजर है, ये उसका सबऑर्डिनेट, ऐसे केस में मार्केटिंग मैनेजर इज द ओनली पर्सन हु कैन गिव दिस सेल्समैन ऑर्डर्स, एंड सेल्समैन को रिपोर्टिंग भी इसी को करनी है। कोई और इधर उधर का सुपीरियर आके सेल्स पर्सन को तंग नहीं कर सकता, उसको ऑर्डर्स नहीं दे सकता, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं बनती। तो यूनिटी ऑफ कमांड में फेओल ने क्या बोला? देयर शुड बी वन एंड ओनली वन सुपीरियर फॉर एवरी सबऑर्डिनेट। ओके, चलो लेट्स वाइंड इट अप एट दिस प्लेस एंड विल कैच इट अप इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय फॉर नाउ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना जिसने नहीं किया, वरना बाकी पार्ट्स मिलेंगे नहीं।